हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि अभी आकाश को बातचीत करने में काफ़ी परेशानी होती है। वह चाहती थी कि आकाश पूरी तरह से आराम ले और जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। उसके बाद वह सभी एक बार फिर से अपनी सामान्य जिंदगियों को जी सकें। इन सबसे भी बड़ी बात श्रेया की ख्वाहिश थी कि जब उसके गर्भ में पल रहा बच्चा दुनिया में आए तो सबसे पहले अपने पिता की गोद में जाए। श्रेया को देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया उसे लेटे रहने के लिए कह देती है। पिंकी अपने हाथ में कुछ सर्टिफिकेट और मेडल लेकर आई थी, जिन्हें वह अपने पापा को दिखाना चाहती थी। पिंकी आकाश के बेड पर चढ़ जाती है और उसके पास जाकर उन सर्टिफिकेट्स को दिखाते हुए कहती है, यह देखिए डैडी, डांस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। फिर दूसरा सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, यह मुझे एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए मिला है। फिर अगला सर्टिफिकेट आगे करके कहती है, यह मुझे पेंटिंग के लिए मिला है। इसके बाद पिंकी मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ देखने लगती है। पिंकी का छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आकाश का दिल पिघल जाता है। वह अपना हाथ उठाता है और पिंकी के सिर पर रख देता है। उसके चेहरे पर हाथ घुमाकर कहता है, वेल डन पिंकी बेटा, आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहो। श्रेया कहती है, चलो पिंकी, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हों तो अब अपने डैडी से बाद में मिल लेना। जैसे ही श्रेया और पिंकी उठकर वहां से जाने लगते हैं, तभी आकाश अपनी पूरी ताकत लगाकर कहता है, श्रेया मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। श्रेया यह सुनकर 2 कदम वापस आती है और आकाश से कहती है, हम कोई भी बात तभी करेंगे जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। फिर एक पल रुक कर उसे समझाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चे भी एकदम ठीक हैं और तुम भी ठीक हो रहे हो। इसके अलावा कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है जिसे अभी किया जाए। अब एकदम चुप होकर आराम करो, अभी डॉक्टर ने तुम्हें बातें करने के लिए मना किया है। इसके बाद आकाश के हाथ पर अपना हाथ रखती है और फिर मुड़कर वहां से चली जाती है। आकाश अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहा था। वह श्रेया को सब कुछ बता देना चाहता था कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन इस वक्त ना तो उसका शरीर साथ दे रहा था और ना ही श्रेया। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह निकलते हैं। मारवा कंपनी हेड ऑफिस चिराग मेहता कंपनी के अपर फ्लोर के मीटिंग हॉल में मौजूद था। वह सामने स्टेज पर खड़ा था और उसके सामने हाथ बांधे बॉडीगार्ड की वेशभूषा में कुछ लोग खड़े थे। काली पैंट, काली शर्ट, काले जूते, काले गोगल्स में सभी कमांडो एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे थे। चिराग कहता है, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है, काम हुआ है नहीं? उनमें से एक कमांडो बोलना शुरू करता है, काम हो गया है सर, हमने पता लगा लिया है कि वह कौन सा परिवार है। उस खानदान के हर व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली है, कब कौन कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। अन्य सभी सूचनाएं जो आपने मांगी थी वह सभी इस पेन ड्राइव में मौजूद हैं। ऐसा कहकर वह एक पेन ड्राइव चिराग की तरफ बढ़ा देता है। चिराग कहता है, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। उनके जाने के बाद चिराग उस पेन ड्राइव को अपने टैब पर एक्सेस करता है। इस पेन ड्राइव में आदित्य पराशर की फोटो से लेकर उसके बिजनेस की डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इसके अलावा पराशर परिवार के सभी सदस्यों की फोटो के साथ उनके बारे में सभी विस्तार से मौजूद था और अंत में सबसे जरूरी मुक्ता पराशर की भी पूरी कुंडली इसमें मौजूद थी। सब कुछ ठीक तरीके से देख लेने के बाद चिराग मन ही मन कहता है, देखने से तो एक भला परिवार लग रहा है, फिर यह अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ क्यों बांधना चाहते हैं जो किसी और से प्यार करता है? फिर चिराग मन ही मन कहता है, यह सब वहां पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। चिराग का काम करने का अपना स्टाइल था। वह पहले आराम से समझाता था और जब सामने वाला बात ना माने तो हड्डियां तोड़ने से लेकर जान लेने तक वह किसी चीज में बिल्कुल नहीं चूकता था। इससे भी जरूरी बात यह थी कि उसका हर काम रोहित मारवा या फिर द किंग के लिए ही होता था। जैसे ही चिराग मेहता मारवा कंपनी से आदित्य पराशर से मिलने के लिए निकलने लगता है, ठीक उसी वक्त उसे कोई ज़रूरी काम आ जाता है। उसकी असिस्टेंट कहती है, सर आपने जिस फॉरेन डेलीगेट को मिलने के लिए बुलाया था वह सभी पहुंच चुके हैं और मीटिंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त रोहित मारवा ऑफिस में मौजूद नहीं था, इसलिए यह और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि चिराग खुद इस मीटिंग को होस्ट करें। होटल हेवन। प्रीति अपनी आँख का पानी धोने के बाद सामान्य महसूस करती है। जब उसकी आँख में चुभन बंद हो जाती है तो वह अपने चेहरे को ठीक करके टचअप देने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है। फिर मुक्ता के बुक किए गए पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। यह कैबिन 18वें फ्लोर पर था
होटल हेवन में जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते जाओ वैसे वैसे वहाँ पर या तो बड़े बड़े हॉल थे या फिर पर्सनल कैबिन, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ भाड़ ना के ही बराबर होती थी। प्रीति लिफ्ट के अंदर जाती है और जैसे ही 18वें फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाती है तभी लगभग 7 से 8 आदमी उसके साथ लिफ्ट में अंदर आ जाते हैं। उन सभी ने लगभग एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पार्टी या मीटिंग को अटेंड करने के लिए ड्रेस कोड रखा गया हो। जैसे ही लिफ्ट चलना शुरू करती है एक आदमी प्रीति के पीछे पिस्टल लगा देता है और कहता है, जरा भी होशियारी दिखाई तो सारी गोलियां यहीं तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। प्रीति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। इस वक्त लिफ्ट के अंदर हाथ पैर चलाने का भी स्पेस नहीं था, इसलिए वह लिफ्ट के खुलने का इंतजार करती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह आदमी प्रीति को हल्के से पिस्टल के धक्के से आगे बढ़ने का इशारा करता है। वह सभी भी उसके साथ साथ बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही प्रीति की निगाह सामने पड़ती है तो सामने भी कुछ इसी तरह के लोग नजर आते हैं जिन्होंने लगभग एक ही जैसे कपड़े पहने थे, पर उनके कपड़े प्रीति के पीछे खड़े हुए आदमियों के कपड़ों से अलग थे। वह सभी दौड़ते हुए एक साथ प्रीति के ऊपर टूट पड़ते हैं। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, प्रीति के पीछे खड़े सारे आदमी उन सामने से दौड़कर आते हुए आदमियों से जाकर भिड़ जाते हैं। वह आदमी जिसने प्रीति के पीछे पिस्टल लगाई थी वह अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा था। जब प्रीति ने देखा कि बाकी सभी लोग लड़ने में बिजी हैं तब उसने एक तेज दांव खेला और उस आदमी के हाथ से पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। अपने पैरों से उसके पैरों पर वार करते हुए उसने ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद अपने दाएं हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ के उस आदमी को उल्टा कर देती है और उसी हाथ को पीछे की तरफ कस के मोड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी पर अपना घुटना रख देती है। फिर पिस्तौल उसके सिर पर लगा देती है और पूछती है, किसने भेजा है तुम्हें? जब वह आदमी कुछ नहीं बोलता तो उसका हाथ भी कस के मोड़ते हुए चिल्लाकर पूछती है, बोलते हुए इसकी सारी गोलियां तुम्हारे सिर में उतार दूं? वह आदमी बोलता है, बताता हूँ, गोली मत चलाना। हमें शकुंतला देवी और श्रवण गुलेरिया ने तुम्हें डराने के लिए भेजा था और कहा था कि अगर तुम प्यार से ना मानो तो तुम्हें जान से मार दिया जाए। प्रीति अपने घुटने से और भी ज़्यादा दबाव बनाते हुए पूछती है, पूरी बात बताओ, उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी है और उन्हें मुझसे कौन सी बात मनवानी है? अब वह दर्द से छटपटाते हुए बोलता है, उनका बेटा ओमकार, वह चाहते हैं कि तुम उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। प्रीति उस आदमी को छोड़कर खड़ी हो जाती है और अपने पैर से जोर से वार करते हुए उसे दूर फेंक देती है। जैसे ही प्रीति वहां से जाने लगती है तभी लड़ते हुए आदमियों में से एक चिल्लाता है, अरे उसे पकड़ो, कोई देखो वह भाग रही है। इतनी देर में प्रीति उन सभी की आंखों के सामने से छूमंतर हो जाती है। उस आदमी की बात सुनते ही आपस में लड़ रहे सभी आदमी लड़ना बंद कर देते हैं। दूसरी टीम का आदमी कहता है, मतलब तुम उसे बचा नहीं रहे थे? पहली टीम का आदमी जवाब देता है, हम तो उसे पकड़ने आए थे। अब एक तीसरा व्यक्ति बोलता है, इस लड़की ने कितने दुश्मन बनाए हैं कि दुश्मन ही आपस में लड़ मरे और वह बचकर भाग गई। बात बिल्कुल सही थी। अनिका के सभी कामों का श्रेय प्रीति के सिर पड़ा था, तो मुसीबतें भी तो उसी के सिर पर आनी थी। प्रीति दौड़ते हुए दुश्मनों की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फिर ओमकार शनि के पास मुक्ता के कैबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। बिना इधर उधर देखे वह जाकर उन चारों के पास बैठ जाती है। ओमकार पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? प्रीति जवाब देती है, हम लोगों का ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना सेफ नहीं, हम सभी को यहाँ से निकलना होगा। सनी कहता है, क्या मतलब? प्रीति जवाब देती है, वह मैं मारवा हाउस पहुँचने के बाद बताऊंगी। ठीक इसी वक्त उसे कोने से एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ विराट चाचा की थी। उन्होंने कहा, बच्चों बेफिक्र होकर एंजॉय करो, मेरे होते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा कहकर वह कैबिन से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। प्रीति हैरानी से उनकी तरफ देखती है और सिर्फ देखती ही रह जाती है। मुक्ता उसके चेहरे की हैरानी देखकर जवाब देती है, यह विराट चाचा हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड। यह अकेले ही 10-15 पर भारी हैं। यह सुनते ही प्रीति को ख्याल आता है कि सिक्योरिटी गार्ड तो उनके साथ भी हैं। इससे पहले कि प्रीति उन्हें फ़ोन करती वह सब भी इस कैबिन के बाहर आ पहुंचते हैं। प्रीति के फ़ोन पर सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आती है। प्रीति फ़ोन उठाती है तो वह कहता है, मैडम आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी आपके कैबिन के बाहर ही मौजूद हैं। वह योगराज के भेजे हुए आदमी थे। प्रीति ठीक है कहकर फ़ोन रख देती है। उनमें से हेड सिक्योरिटी गार्ड विराट को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हम मारवा परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। विराट बदले में अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद वह सब भी विराट के साथ बाहर ही खड़े हो जाते हैं। मारवा और गुलेरिया परिवार के सिक्योरिटी गार्ड
हर वक्त उन चारों के आसपास ही थे। इससे पहले कि वह प्रीति की मदद के लिए आगे आते, उन गुंडों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। योगराज और शकुंतला के भेजे हुए आदमियों के आपस में लड़ना शुरू करने के बाद दोनों परिवार के सिक्योरिटी गार्ड ने सामने आना जरूरी नहीं समझा। सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन के बाहर आ जाने की वजह से प्रीति लंबी राहत की सांस लेती है। 8-10 लोगों से निपटना प्रीति के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही वहां से बच निकलना कोई मुश्किल काम था। लेकिन अभी वह अकेली नहीं थी, उसके साथ सनी और ओमकार के साथ साथ मुक्ता भी थी, जिनकी सुरक्षा अति आवश्यक थी। इसके अलावा अनिका ने सख्त निर्देश दिए थे, जब तक जरूरी ना हो, लोगों को यह पता ना चल पाए कि तुम लड़ सकती हो। अनिका ने प्रीति को यह निर्देश इसलिए दिए थे क्योंकि अगर दुश्मन को प्रीति की ताकत का पता होगा तो वह उससे ज्यादा ताकत के साथ हमला करेगा और अचानक हुए उस हमले में प्रीति अपना बचाव नहीं कर पाएगी। अनिका किसी भी तरह प्रीति की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि दुश्मन की ताकत के आगे प्रीति कुछ भी नहीं है। मीटिंग पैलेस ग्रेटर नोएडा प्रीति पर हुए हमले की खबर अब तक अनिका और रोहित के पास भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनिका मैसेज देखती है, वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और मुठ्ठियां भींच लेती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए कदम उठाती है, तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार से कहता है, शांत हो जाओ अनिका, प्रीति बिल्कुल ठीक है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। इस वक्त हम उनसे काफ़ी दूर हैं। कुछ पलों तक अनिका इसी तरह खड़ी रहती है और उसके बाद वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। तब रोहित कहता है, प्रीति उनके किसी काम की नहीं, फिर भी इस तरह का हमला इसलिए किया गया है ताकि तुम अपना आपा खो बैठो। पहले श्रेया और अब प्रीति, और आगे भी इसी तरह हमारे अपनों पर वार किए जाएंगे, लेकिन इस तरह गुस्से से तुम अपना खुद का बनाया हुआ खेल नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर रोहित अनिका की तरफ पानी बढ़ा देता है। अनिका एक घूंट में सारा पानी पी जाती है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लेती है और सिर को पीछे करके चेहरे को आसमान की तरफ उठा देती है। जब अनिका थोड़ी शांत हो जाती है, तब रोहित कहता है, तुम परेशान मत हो, वहाँ मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार दोनों की सिक्योरिटी मौजूद है। मारवा परिवार की सिक्योरिटी दिखाई देती है और गुलेरिया परिवार की सिक्योरिटी छिपी रहकर सुरक्षा देती है। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में किसी तरह का संदेह है तो मैं चिराग को फ़ोन कर देता हूँ। अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रख देती है और कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब्दुल्ला अपने काम को अच्छी तरह से करना जानता है, अब तक उसे भी खबर मिल चुकी होगी। अनिका की बात पर रोहित बदले में मुस्कुराकर सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है। मुझे अभी जानना है कि वह लोग कौन हैं जिन्होंने प्रीति पर हमला किया है। जो हम सोच रहे हैं वही हैं या फिर कोई और है। अनिका अपनी जगह से उठकर एक और चली जाती है और प्रीति के फ़ोन पर कॉल करती है। तुम लोग ठीक हो? प्रीति जवाब देती है, हाँ अनिका दी, हम चारों ठीक हैं। अनिका हैरानी से पूछती है, चारों? अब प्रीति बात को संभालते हुए कहती है, मैं, ओमकार, सनी और हमारी एक और फ्रेंड भी हमारे साथ है। अनिका समझ जाती है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उसे नहीं पता। अनिका कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। मल्होत्रा हाउस अंजलि श्वेता से कहती है, इस तरह घर में छिप कर बैठने से क्या होगा? इसे तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिल जाएगा? तुम लक्ष्य को फ़ोन नहीं उठा रही हो, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो। अगर वह तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया तब क्या करोगी? श्वेता अपनी लाल लाल आंखों से अंजलि की तरफ देखने लगती है और फिर खुद सोचने के बाद अपना फ़ोन अंजलि के हाथ में रखते हुए कहती है, उसे कह देना कि मैं फ़ोन घर पर ही छोड़ कर गई हूँ। मैं फार्मेसी में किसी नए एक्सपेरिमेंट में बिजी हूँ और कई दिनों तक यूं ही बिजी रहने वाली हूँ। ठीक इसी वक्त उसे अपने कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों माँ बेटी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ लक्ष्य खड़ा था। घर में आने के बाद जब लक्ष्य को कहीं भी अंजलि दिखाई नहीं दी तो उसने नौकर से पूछा, अंजलि आंटी कहाँ है? तो उसने कहा, श्वेता मैडम के कमरे में। उसने पूछा, श्वेता मैडम का कमरा कहाँ है? तो नौकर ने श्वेता के कमरे की तरफ हाथ कर दिया। लक्ष्य बिना कुछ कहे सुने सीधा श्वेता के कमरे की तरफ चला आया। उन दोनों की बातें सुनकर लक्ष्य कहता है, आई एम सॉरी खूबसूरत लेडीज, इस तरह बिना इजाज़त कमरे के अंदर चले आना बैड मैनर्स है। लेकिन मेरे पास यह गलत काम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ऐसा कहकर वह कमरे के अंदर आ जाता है और अंजलि की तरफ देखते हुए कहता है, नमस्ते आंटी जी, क्या मैं बैठ जाऊं?
अंजलि सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। लक्ष्य मुस्कुराकर वहां रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको यह बहाना सुन लिया है, इसलिए अब आपको कोई नया बहाना बनाना होगा। श्वेता लक्ष्य की तरफ देखती है और फिर नजरें झुका लेती है, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं कहती। अंजलि सोचती है कि अगर यह दोनों आपस में बातें करेंगे तो अपनी समस्या का कोई हल निकाल पाएंगे, इसलिए वह यह कहकर वहां से उठ खड़ी होती है। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ नाश्ते का इंतजाम कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखने लगता है। श्वेता अपनी गोद में एक तकिया रखकर नीचे चेहरा करके उसे खरोंचने लगती है। लक्ष्य चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, क्या यह बेचारा तकिया मेरे हिस्से की तकलीफ अपने ऊपर झेल रहा है? श्वेता अभी भी कुछ नहीं कहती और ना ही अपना चेहरा ऊपर करती है। लक्ष्य आगे कहता है, मेरे गुनाह की सजा इस बेकसूर को क्यों दे रही हो? फिर अपना हाथ श्वेता के तकिए पर रख देता है और कहता है, मेरा गुस्सा मुझ पर निकाल लो। आप जितना भी नोचना चाहें मेरे हाथ पर नोच सकती हैं, मैं जरा भी आवाज नहीं करूंगा, बिल्कुल आपके तकिए की तरह। अब तक अंजलि कई बार कोशिश कर चुकी थी कि वह अनिका से बात कर पाए, लेकिन मीटिंग के चलने की वजह से अनिका अंजलि से ना कोई बात कर पाई थी, ना ही उसके किसी मैसेज का कोई रिप्लाई कर पाई थी। जब लक्ष्य की सभी कोशिशों के बाद भी श्वेता कुछ नहीं कहती, तब लक्ष्य कहता है, अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप नाराज क्यों हैं? क्या उस दिन की बात पर नाराज हैं? मैंने सॉरी कहा था, फिर से कह देता हूँ। लक्ष्य अपने दोनों कान पकड़ लेता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी जिसे गलती में गिना जाए, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जब लक्ष्य अपने कान पकड़ता है तो श्वेता झट से उसके हाथ पकड़ लेती है और उन्हें नीचे कर देती है। फिर कहती है, आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है। आप खुद को परेशान ना करें, बस मुझे कुछ वक्त दें ताकि मैं सोच समझ कर अपना निर्णय ले सकूं। मेरी वजह से आपको जो परेशानी हो रही है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। आप बेहद अच्छे हैं, पर मैं आपकी बराबर अच्छी नहीं हूँ। मैं अपना कोई भी निर्णय अपने आने वाले कल को ध्यान में रखकर ही लूँगी। यूँ तो लक्ष्य पहले से ही जानता था कि समस्या क्या है, लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, और उससे भी महत्व की बात यह थी कि वह श्वेता को कष्ट में नहीं देख सकता था, इसलिए उसका हाल चाल लेने और उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ चला आया था। अब लक्ष्य कहता है, आपका जो भी निर्णय होगा वह मुझे स्वीकार होगा। मैं एक बार भी यह नहीं पूछूंगा कि आपने जो भी निर्णय लिया है वह किस आधार पर लिया, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा, वही होगा जो आप चाहेंगी। लेकिन खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जो निर्णय आपको कल लेना है उसका सुख या दुख आने वाले कल में ही भुगत लीजिएगा। आज से ही खुद को दुखी करने की क्या ज़रूरत है। लक्ष्य अपने फ़ोन में एक मैसेज खोलता है और उसके बाद स्क्रीन को श्वेता की तरफ आगे करके दिखाते हुए कहता है, मुझे डॉक्टर राजश्री का मैसेज आया है। वह चाहती हैं कि मैं कल से ही सीटिंग लेना शुरू कर दूं। इसके लिए मुझे कल दोपहर लाइव हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनते ही श्वेता की आंखें चमक उठती हैं और वह झट से कहती है, यह तो अच्छी बात है, अगर आपका पैर ठीक हो सकता है तो आपको वहां जाना चाहिए। लक्ष्य कहता है, मैं लाइव हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि आप चाहती थी कि मैं वहाँ से ट्रीटमेंट लूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ तो कल ठीक टाइम पर तैयार रहना, मैं आपको लेने आऊँगा। श्वेता झट से जवाब देती है, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी। लक्ष्य कहता है, तो ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, मैं भी नहीं जा पाऊँगा। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? लक्ष्य अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, यह बड़ी ही अजीब बात हो गई। हालत मेरे पैर की खराब है और आप कह रही हैं कि आपको आपकी हालत पर नहीं छोड़ रहा। उल्टा मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे इस पैर को इसकी हालत पर क्यों छोड़ना चाहती हैं? फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए और एक हाथ से चोट वाली जगह पर इशारा करते हुए कहता है, अगर यह ठीक हो सकता है तो आपको इस बेचारे पर रहम खाना चाहिए। इस वक्त श्वेता के चेहरे पर लाचारी और बेबसी दिखाई दे रही थी। लक्ष्य कहता है, जब तक आपसे दूर था तब तक जिंदगी में सुकून था, जब से आपके पास हूँ तब से सुकून के साथ खुशी भी हासिल है। अब मूल के साथ ब्याज को छोड़ना कौन पसंद करता है? कम से कम लक्ष्य इस मामले में तो ऐसा नहीं करने वाला है। आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए, कल दोपहर तक सोचिए मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। फिर एक बार फिर से अपनी निगाहें पैर की तरफ करते हुए कहता है, मेरा बेचारा पैर ऐसा कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है
और रूम से बाहर जाने लगता है। दरवाजे तक जाकर एक बार फिर से रुक जाता है और मुड़कर श्वेता की तरफ देखते हुए कहता है, आने वाले कल के लिए आज को जीना नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। फौजी हूँ, इसलिए हर पल जीने में विश्वास रखता हूँ। फिर मुस्कुराकर कहता है, इसलिए आपको भी यही सलाह देता हूँ। ठीक इसी वक्त अंजलि वहाँ जाती है। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहती, लक्ष्य कहता है, आंटी जी अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। कल अगर श्वेता जी मेरे साथ आएंगी तो पक्का आपके हाथ का नाश्ता करूँगा। लक्ष्य को श्वेता की आदत हो गई थी। आदत किसी भी चीज़ की हो, एक बार लग जाने के बाद नियमित रूप से पूरी ना हो तो बहुत तकलीफ देह होती है। बस कुछ ऐसा ही हाल था। इस वक्त लक्ष्य का श्वेता से बिना मिले, बिना बात किए, बिना चेहरा देखे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अधूरा सा था। लक्ष्य वहाँ से चला जाता है और उसे कहती है, देखो बेटा, तुम बेहद समझदार हो, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी के अनुभव से एक बात कह रही हूँ। अगर ज़िंदगी में सुख लिखा है तो वह मिलकर रहेगा, और अगर दुख मिलना है तो वह तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। तुम उनसे भाग नहीं सकती। हाँ, लेकिन सुख और दुख को जीना कैसे है, तुम्हारे इस अंदाज के आधार पर अपनी ज़िंदगी के मायने ज़रूर बदल सकती हो। फिर प्यार से श्वेता के सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम कल को आने वाले कल पर ही छोड़ क्यों नहीं देती। जो होना होगा सो होकर रहेगा। कल की चिंता में अपना आज मत बिगाड़ो। बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। प्रीति, ओमकार, सनी और मुक्ता चारों ने साथ में बैठकर खूब बातें की। हंसी मजाक के फुहारों में वह सभी लोटपोट हो रहे थे, लेकिन प्रीति की आंखों में एक अजीब सी उदासी को देखकर ओमकार आसानी से देखकर कह सकता था, लेकिन वहाँ कुछ भी पूछना उसे उचित नहीं लगा। सनी ने उन सभी बातों का स्पष्टीकरण देकर मुक्ता से माफ़ी मांग ली थी। जो बातचीत उनके और मुक्ता के बीच फ़ोन पर मैसेज के जरिए हुई थी। उसके अलावा होटल हेवन में टेबल पर बैठने के बाद जो भी ऊट पटांग बातें सनी ने मुक्ता से कही थी, उसके लिए भी सनी ने अपोलोजाइज कर लिया था। मुक्ता उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं थी जो किसी के बारे में भी अपनी राय सिर्फ एक बार में कायम कर लेते हैं। मुक्ता ने हंसकर उन सभी बातों को पहले ही इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर भी सनी के स्पष्टीकरण देने के बाद माफ़ी मांग लेने से मुक्ता के दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। आज का दिन मुक्ता के लिए बेहद खुशनुमा था। दोपहर से शाम हो चुकी थी। अब सभी वहाँ से चलने के लिए उठ खड़े होते हैं। प्रीति और ओमकार आगे आगे चल रहे थे। मुक्ता और सनी बातें करते हुए उनसे 2 कदम पीछे वह धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मुक्ता सनी से पूछती है, क्या इस बार फिर से हमें आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। सनी मुस्कुराकर मुक्ता से कहता है, मुक्ता मुझे यूं शर्मिंदा मत करो, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम जब भी कहोगी हम मिल लेंगे। वैसे भी मैं उतना बिजी नहीं हूँ जितना कि मुक्ता पराशर। जब वह मुझ जैसे नाचीज के लिए वक्त निकाल सकती हैं, तब मैं तो वक्त निकाल ही लूँगा। दूसरा, मुझे नई यादों के लिए नए दोस्त बनाने होंगे। आपके जैसा हाथ खुद आगे से चलकर आए तो फिर बात ही क्या है। सनी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुक्ता की तारीफ की थी। मुक्ता मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। सनी आगे कहता है, मैं अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ। आई होप जल्दी ही कुछ अच्छा कर लूँ। अब मुक्ता सनी की आंखों में देखकर कहती है, जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो राहें अपने आप खुल जाती हैं। प्रयासों का फल हमारी अपेक्षाओं जितना ना भी हो, लेकिन मीठा जरूर होता है। इसी तरह से बातें करते हुए वे चारों पार्किंग तक पहुंच जाते हैं, किंतु इस बार वह जिस तरह आते हुए अकेले थे उस तरह जाते हुए अकेले नहीं थे। अब वह चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरे हुए थे। अब्दुल्ला रोहित मारवा का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था। वह हर वक्त साय की तरह उसके साथ रहता था। रोहित के साथ होने के बावजूद भी उसने ओमकार, प्रीति और सनी की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। पार्किंग एरिया में पहुंचकर प्रीति मुक्ता से कहती है, हम लोग दोबारा कब मिल रहे हैं। मुक्ता जवाब देती है, बहुत जल्द। हमारे जन्म दिवस पर। मुक्ता की बात सुनकर वह तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, तुम्हारा बर्थडे कब है। मुक्ता जवाब देती है, थोड़ा धैर्य रखिए, पहले हम सभी बंदोबस्त कर लें, फिर आपको सादर निमंत्रण देंगे, तभी आपको दिन भी पता चल जाएगा। लेकिन हम यह अभी से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बाद में कोई बहाना न बना सके। पहले वह तीनों मुक्ता की गाड़ी में बैठने का इंतजार करते हैं। जब मुक्ता अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रवाना हो जाती है तो वह तीनों मारवा हाउस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी वक्त गुलेरिया हाउस के गार्ड आ जाते हैं और ओमकार से कहते हैं, सर अभी आप हमारे साथ घर चलें। मयूर गुलेरिया सर ने कहा है कि आप सीधा गुलेरिया हाउस लौट आएं। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो प्लीज़ हमारे साथ चलें।
वैसे ओमकार को कोई ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन फिर भी वह मारवा हाउस इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह प्रीति से जानना चाहता था कि वह उदास क्यों है। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वह गुलेरिया हाउस लौट जाने का निर्णय लेता है। उसके बाद सनी और प्रीति एक ही गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस के लिए निकलते हैं और ओमकार अपनी गाड़ी में गुलेरिया हाउस के लिए। दरअसल प्रीति ने सनी, ओमकार या मुक्ता को अपने साथ हुए आज के हमले के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस बारे में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा अनिका, रोहित और मयूर जानते थे। लेकिन प्रीति की उदासी का कारण यह अटैक नहीं था। उसके लिए वह पहले से ही मानसिक स्तर पर तैयार थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह आग से खेल रही है। अनिका के साथ खड़े होने का मतलब ही है तमाम दुश्मनों के खिलाफ खड़े होना। उसकी उदासी की असली वजह थी वह सूचना जो उसे हमलावरों से मिली थी, यानी कि उसके होने वाले सास ससुर का उसे नापसंद करना और अपने बेटे की जिंदगी से निकाल फेंकने के लिए उसकी जान लेने से भी ना हिचकाना। यह सूचना उसके कोमल मन को बेहद आहत करती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माता पिता और बेटे के बीच किसी तरह की दरार पड़े। इसके अलावा वह चाहती थी कि उसे सास ससुर से माता पिता का प्यार मिले जो उससे पहले से ही इतनी नफरत करते हों। वह उसे कभी प्यार देंगे यह संभव ही नहीं था। प्रीति इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ओमकार के माता पिता का प्रेम बहू या बेटे के प्रति नहीं बल्कि माया के प्रति है। जहाँ से धन का आगमन होगा उनका प्रेम उसी ओर स्वयं प्रकट हो जाएगा। मारवा हाउस जाते हुए गाड़ी में सनी प्रीति से पूछता है, वहाँ तुमने कुछ नहीं बताया, क्या आप बताओगी कि सिक्योरिटी के अचानक से बढ़ जाने का क्या कारण है? प्रीति पलट कर जवाब देती है, तुम जानते ही हो मारवा परिवार के दुश्मनों की कोई कमी नहीं, पर तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम तो फिलहाल मुक्ता पर ध्यान दो। फिर अपने बोलने का सुर बदलते हुए कहती है, मुझे मुक्ता बहुत अच्छी लगी, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? मुक्ता का नाम सुनकर सनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वह सीधे सवाल का टेढ़ा जवाब देते हुए कहता है, अगर एक सुंदर लड़की को दूसरी सुंदर लड़की पसंद आ जाए तो मतलब वह सच में अच्छी है। अब अच्छी है तो अच्छी ही लगेगी ना। प्रीति सनी की बात पर पहले से तेज लुक देती है और उसके बाद हंस पड़ती है। लेकिन सनी एक बार फिर से उसी बात पर आ जाता है और कहता है, किसकी कितनी हिम्मत जो रोहित मारवा के परिवार पर हाथ डालने की कोशिश करे। ना जाने कौन बदनसीब है जिसने अपनी मौत को दावत दी है। प्रीति यह सुनकर भी खामोश रह जाती है और इस तरह प्रतिक्रिया देती है जैसे कि वह कुछ सुन और समझ ही नहीं रही है। मारवा हाउस लौटने के बाद अनिका सबसे पहले नीरज सांगवान की मदद से विविध काया की लोकेशन का पता करती है। नीरज सांगवान जवाब देता है, मैडम इस वक्त वह काली चीज डाइनिंग हॉल में मौजूद है। अनिका आगे एक सवाल पूछती है, क्या तुम अब तक यह पता लगा पाए कि घर में यह एक ही चीज़ है या ऐसी और भी चीज़ मौजूद है? नीरज सांगवान जवाब देता है, मैडम ऐसी और कोई चीज़ नहीं, यह अकेली ही है। अनिका कहती है, ठीक है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैसेज करना। कॉल कट करने के बाद अनिका अपना फ़ोन पर टाइप कर प्रीति, भूमि और कौटिल्य को मैसेज कर देती है और उन सभी को तुरंत मीटिंग हॉल में पहुंचने के लिए कहती है। बड़ा सा कमरा, उसके बीचों बीच रखी हुई बड़ी सी दीर्घवृत्ताकार आकार की मेज और उसके चारों तरफ रखी हुई कुर्सियां। अनिका और रोहित सीधा मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। रोहित का चेहरा बेहद शांत और अनिका का चेहरा बेहद गुस्से में दिखाई दे रहा था। रोहित और अनिका सामने रखी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। रोहित अपने हाथ से इशारा करता है, बाकी सभी भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। चिराग, अब्दुल्लाह, परशुराम के अलावा भी सभी सिक्योरिटी गार्ड जो प्रीति, सनी और ओमकार के साथ मौजूद थे वह सभी यहाँ पर मौजूद थे। अनिका कहती है, मैं हर छोटी से छोटी बात विस्तार से जानना चाहती हूँ कि यह कब कैसे हुआ। तभी अब्दुल्ला अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मैडम हमारे आदमी हर वक्त उनके आसपास मौजूद थे। हमारे आदमियों से कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई। वह लोग होटल हेवन में इमरजेंसी बुकिंग करार अंदर आए थे। उसके बाद अब्दुल्ला वहां घटी हुई सारी घटना को विस्तार से अनिका को सुना देता है। अब्दुल्ला की बात सुनने के बाद अनिका प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे गार्ड से लापरवाही नहीं हुई, लेकिन उन लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। अगर उन लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती तो हमारे गार्डों को भी उन्हें सबक सिखाने का मौका जरूर मिल जाता। प्रीति अनिका के पास वाली चेयर पर ही बैठी हुई थी। फिर एकदम धीमी आवाज़ में कहती है, इस बारे में सनी ओमकार को कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या क्या और क्यों कैसे हुआ था। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, आप बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हैं। हम सब ठीक हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।
अब अनिका प्रीति को घूर कर देखती है, फिर गुस्से से कहती है, तुम्हें चोट नहीं आई इसलिए इतना बोल रही हो? भूमि के साथ क्या हुआ था याद है ना, या भूल गई? प्रीति अनिका की कड़कती हुई आवाज़ सुनकर अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और आगे एक शब्द नहीं बोलती। अनिका अब्दुल्ला और परशुराम सूर्यवंशी की तरफ देखकर कहती हैं, इन लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाओ, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इन्हें जो भी काम है, जब तक वह काम कोई और करके ला सकता है तब तक यह घर में ही रुकेंगे। फिर पहले प्रीति की तरफ देखती है, फिर अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहती है, ओमकार से कह दो कि कुछ दिनों के लिए रोज आना जाना बंद करे। उसे शनि के फ्लो पर शनि के साथ वाले कमरे में रुकने के लिए कहो, और अगर वह चाहे तो शनि के साथ रूम भी शेयर कर सकता है। इसके बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। सभी सिक्योरिटी टीम्स के वहां से चले जाने के बाद भूमि अनिका के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरे साथ जो हुआ वह एक हादसा था, उसे लेकर तुम अभी तक परेशान हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि मुझे खतरे का अनुमान नहीं था। मैं वहां अकेले ही चली गई थी। उस बात को लेकर अगर इतना परेशान होगी तो दुश्मन अपने इरादे में कामयाब होगा। पहले तुम परेशान होगी, फिर पजल होगी और फिर कोई गलती करोगी। तुम्हारे दुश्मन उसी गलती की फिराक में बैठे हैं। फिर लंबी गहरी सांस लेकर आगे बोलती है, रिलैक्स हो जाओ, जो एक बार घट चुका है वो दोबारा नहीं घटेगा। इस बार हम और हमारे सिक्योरिटी गार्ड सभी सावधान हैं। और तुम भूल गई अपनी इन्हीं टीमों की मदद से तुमने उनकी बेहद ताकतवर औरतों को पकड़ा था। सिर्फ और सिर्फ शांति से सोच समझकर फैसला ले पाने की वजह से। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेचैन मत हो, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। यह कहने के बाद भूमि रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में अनिका को संभालने के लिए कहती है। रोहित अपनी पलकें झपकाता है, फिर अनिका को अपनी तरफ घुमाकर उसे गले लगा लेता है और रोहित की बाहों में जाने के बाद अनिका हमेशा ही बेहद शांत हो जाती थी। और इस वक्त भी यही हुआ। रोहित अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, जब तक हम साथ हैं तब तक दुश्मन हमारा या हमारे सपनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह परेशान होना अनिका की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। यह सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर तक इसी तरह खड़े रहने के बाद अनिका एकदम रिलैक्स हो जाती है। अनिका के चेहरे से चिंता की लकीरें मिट जाती हैं। फिर वह सभी एक साथ बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। तभी अनिका प्रीति से कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कहो क्या बात है। प्रीति मासूम सा चेहरा बनाकर छोटे से बच्चे की तरह कहती है, मुझे अभी आपसे डर लग रहा है, मैं सुबह बात करूंगी। प्रीति की बात सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है। भूमि प्रीति के सिर पर हल्के से हाथ टपली देती है और सभी हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। स्वाति मल्होत्रा का अंडरग्राउंड। अनिका से मिलने के बाद स्वाति वापस अपनी मनाली की सीक्रेट लोकेशन पर लौट गई थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा रखा था, एक हाथ टेबल पर और दूसरा हाथ अपने पैर पर रखा हुआ था। आंख एक ही जगह पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। बूढ़े बाबा उसके पास ही खड़े थे और काफी देर से उसे देखे जा रहे थे। वह इंतजार में थे कि कब स्वाति मल्होत्रा की सोच टूटेगी और वह कुछ बोलेगी। जब बहुत देर तक स्वाति कुछ नहीं बोलती तब बूढ़े बाबा कहते हैं, आप जब से अनिका बेटी से मिलकर आई हैं तब से लेकर अब तक आपने एक शब्द भी बात नहीं की है। अनिका बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतनी गहरी सोच में हैं? अब स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ देखती है और लंबी गहरी सांस लेती है। अपनी पलकों को धीरे से झपकाती है और कहती है, वह कुछ कहकर मेरे लिए कई सवाल छोड़ गई है और कुछ सवाल बिना कहे ही। ऐसा कहने के बाद स्वाति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और फिर एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर आगे कहती है, उसने कोई ड्रग बनाया है जिसकी मदद से उसने मरते हुए आदमी को बचा लिया। बूढ़े बाबा बीच में ही बोल उठते हैं, क्या आप आकाश गुलेरिया की बात कर रही हैं? स्वाति अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और आगे बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उसने पावर डोज का इस्तेमाल नहीं किया है। वह अपनी माँ और उसके साथियों की मेहनत को ज़ाया नहीं करेगी। बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम यह तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपकी बेटी है, नई नई तरह की दवाइयों का आविष्कार करना उसके खून में है। स्वाति कहती है, ऐसी कोई भी दवा जो इंसान को मरने से ही बचा ले, उसके सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक पहलू भी है। यह भूलिए मत, जब तक हमें उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता तब तक हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब बूढ़े बाबा एकदम खामोश हो जाते हैं। फिर इस खामोशी की तोड़ते हुए स्वाति मल्होत्रा कहती है, ना वह
मुझे कहकर गई है कि जिसे उसने बचाया है वह आकाश नहीं है। यह सुनते ही बूढ़े बाबा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह स्वाति की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। स्वाति 2 कदम आगे बढ़कर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जिस बात पर आप हैरान हैं मुझे उस बात पर हैरानी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि वह कह कर गई है कि मैं यह नहीं जानती कि कर्ण किसका बेटा है। साथ ही यह भी कह कर गई है कि अगर उसकी जगह मैं होती तो आकाश को हर कीमत पर बचाती, चाहे वह कीमत पाव ड्रग ही क्यों ना हो। उसके बोलने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझे कह रही है कि आकाश हमारा अपना खून है और कर्ण के पास राज दफन है। इसके बाद स्वाति वापस बूढ़े बाबा की तरफ घूम जाती है और उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या आकाश कर्ण का बेटा है? फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मेरे गर्भ में एक ही बच्चा था और मैंने अनिका को जन्म दिया। आकाश और अनिका की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। इससे पहले कि स्वाति आगे कुछ कहती, बूढ़े बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं, इस तरह अपने प्यार पर शक मत कीजिए। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से कम सच पता लगाने की कोशिश तो कीजिए। अब स्वामी फिर से घूम जाती है और अपने दोनों हाथों को मोड़ लेती है। फिर उसके बाद कहती है, ठीक है तो तुम जाओ कर्ण के पास और पूछो उससे कि क्या आकाश उसका खून है। अब बूढ़े बाबा अपनी गर्दन झुका लेते हैं और सहमी हुई आवाज से कहते हैं, मैं उनके पास तो जा सकता हूँ, लेकिन यह सवाल पूछने की हिम्मत मुझ में ना है, ना कभी होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके इस आदेश का मान नहीं रख सकता। अब स्वाति आगे कहती है, यह भी ठीक है, चलिए इन सब बातों को छोड़ देते हैं। वह दुश्मनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करके गई है। कहती है अपने माँ बाप को साथ लेकर रहेगी। उसका मानना है कि आकाश जिंदा है और दमयंती के पास है, वह अपने भाई को जिंदा वापस लाएगी। यह कहते हुए स्वाति के माथे पर जितना चिंता की लकीरें खींच आई थी, बूढ़े बाबा के चेहरे पर उतनी ही खुशी दिखाई दे रही थी। स्वाति बूढ़े बाबा के चेहरे के भाव देखकर कहती है, यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम्हें इस बात से खुशी मिल रही है। बूढ़े बाबा कहते हैं, मैं खुश हूँ कि अब आपकी ताकत दुगनी हो चुकी है और अधिक वक्त तक आपको इस तरह छुपना नहीं होगा। आप तब नहीं लड़ सकती थी, पर अब लड़ भी सकेंगी और जीत भी आपकी ही होगी। एक परिवार जो बसने से पहले ही उजड़ गया था, वह इस बार जरूर खिल उठेगा। स्वाति पलट कर मुस्कुराकर जवाब देती है, लगता है तुम्हें घर की याद सता रही है। जाओ और जाकर एक बार सबसे मिलाओ। यह युद्ध है और युद्ध भूमि रक्त मांगती है, चाहे वह अपनों का हो या दुश्मनों का, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।